स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल का चौथा अध्याय वायु। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में से जाकर भी देख सकते हैं। हमेशा की तरह हम पहले अध्याय को समझेंगे और फिर हम प्रश्नोत्तर करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना होती तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते थे एवं रात के समय ठंड से जम सकते थे। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी में के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन जैसे दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन और आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संगठकों को प्रदर्शित किया गया है। चित्र 4.1 देखते हैं वायु के संगठक। इसमें हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%, 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% व अन्य सभी और बाकी गैसें और अन्य कण 0.04%। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों के जड़ में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ भाग आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन होती है और भारी होती है, इसलिए भी नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। यह है क्षोभ मंडल, समताप मंडल,
मध्यमंडल, भारमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। फिर आता है समताप मंडल। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और लगभग 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। भार्यमंडल, भार्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए यह परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। यह परत पतली होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। चित्र 4.2 में हम देख सकते हैं वायुमंडल की परत। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर क्षोभ सीमा, फिर समताप मंडल, फिर समताप सीमा, फिर मध्यमंडल, मध्य सीमा, फिर भारमंडल, फिर बहिर्मंडल। मौसम एवं जलवायु, क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी? कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के दौरान भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 20 करोड़वां भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती है। तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वह आतपन कहलाती है। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घट जाता है। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुवों पर बर्फ क्यों है? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक है। दिन के समय में एस्फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने मकान व भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान भी बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने का मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है? इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है।
वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च ताप के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। इसलिए होता है कि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है और वायु दाब को क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब वाले क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाते हैं तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ते हुए भी देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवनों में छाता लेकर चलना असंभव होता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। और पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें व स्थायी पवनें। क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहा जाता है, जिसे पछुआ कहते हैं। स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं। यह वर्ष भर लगभग लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें। यह पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें। यह पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी भी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें याद हैं, जिसे लू कहते हैं? प्रमुख वायुदाब पट्टियाँ देख सकते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में उच्च दाब है, फिर ध्रुवी पवनी, पूर्वी पवने, फिर अधो ध्रुवीय निम्न दाब, फिर सनातन पछुआ पवने, फिर उपोष्ण उच्च दाब, फिर दक्षिण पूर्व पवने, फिर भूमध्य निम्न दाब क्षेत्र जिसे डोलड्रम कहते हैं। चक्रवात। प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा और ज्वारीय पत्रों से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की वेग वाली पवनें 36 घंटे से ज़्यादा तक समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इन पवनों ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया और अनेक औद्योगिक भवनों एवं अन्य घरों की छतें उड़ा दी। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिन तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई और चक्रवात पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई और अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई।
चित्र में हम देख सकते हैं चक्रवात द्वारा विनाश। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था और यह धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरे सामा और बालीकुड़ा के बीच क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया और इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए और बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हुई। धान, सब्जियां, फल की खड़ी फसलें को भारी नुकसान हुआ और ज्वारीय प्रोत्सर्ग से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूभनभ क्षेत्र नष्ट हो गए और पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस कारण से ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगाता है और हमारे शरीर से पसीना नहीं सूखता। हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संगठित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तो ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते जाते हैं। इनकी इंजन से निकली नमी संगठित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने पर की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत होकर पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, जिसे हम चित्र 4.5 में देख रहे हैं। वर्षा के प्रकार: चक्रवर्ती वर्षा देख रहे हैं, ठंडी वायु आ रही है, गर्म वायु ऊपर जा रही है। फिर पर्वतीय वर्षा और फिर संवहनी वर्षा। पौधे तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो जाए तो जल की कमी एवं सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप सहिम वृष्टि तथा ओला है? अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली वायु की चादर को वायुमंडल कहते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। यह हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी बचाता है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन 78% व ऑक्सीजन 21% से बना है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? वायुमंडल में उपस्थित क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। हरित गृह प्रभाव से भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल के प्रत्येक घंटे और प्रत्येक दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहते हैं। मौसम विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे तापमान, वायुदाब, हवा की गति, आर्द्रता आदि। वर्षा के 3 प्रकार लिखो। वर्षा के 3 प्रकार हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा व चक्रवर्ती वर्षा। वायुदाब क्या है?
पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दबाव वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है और समुद्र की सतह पर वायुदाब अधिक होता है। सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभ मंडल, इसका ओजोन हो जाएगा, इसका क्षोभ मंडल हो जाएगा। वायुमंडल को विभिन्न परतों में कौन कौन सी बादल भिन्न हैं? समताप मंडल। अगला है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्षा कहते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने का क्या हो जाएगा? स्थायी पवने, तो इसका हो जाएगा 5वां। लू, लू क्या होता है? स्थायी पवने होती हैं, माफ कीजिएगा। पहले का हो जाएगा व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने होती हैं स्थायी पवने। लू, लू का हो जाएगा स्थानीय पवने। मानसून का हो जाएगा मौसमी पवन। व पवन का हो जाएगा पवन को क्षैतिज गति, पवन की क्षैतिज गति। कारण बताइए। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। आर्द्र दिनों में वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है। चूँकि हवा में पहले से ही नमी अधिक होती है, अतः दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। दूसरा है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती है। सूर्य से जिस प्रकार सौर मंडल के अनुसार ध्रुवों की दूरी बढ़ती जाती है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती है, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ गर्मी भी कम हो जाती है। अगला है, आओ खेलें। यह आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ के देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।